Hello everyone, welcome to Obipedia powered by Abhimanyu IAS. This is me Sanadat Bhardwaj bringing to you a special course on industrial relations and labor laws. दोस्तों हमने पिछले लेक्चर्स में जो बात की है, अभी रिसेंटली जो आपने लेक्चर देखा है तो उसमें हमने बात की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के बारे में। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के बारे में आपने नोटिस किया होगा कि हमने सारी की सारी चीजें जो भी जरूरी चीजें थी, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक के टाइप्स हमने ये भी देखा, हमने लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक भी देखा, हमने बहुत सारी चीजें डिटेल में थोड़ा गहराई में देखी। कुछ चीजें जो रह गई थी वो आज इस लेक्चर के थ्रू हम कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड उसके अंदर आज हम शुरू करेंगे रिट्रेंचमेंट का टॉपिक। नाउ रिट्रेंचमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रावधान है हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर, वो सारी की सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। साथ के साथ मैं पहले एक आपको ब्यौरा दे देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि इस पूरे लेक्चर में हमने क्या देखना है। तो देखिए, रिट्रेंचमेंट हो गया, उसके बाद हमने अवार्ड्स देखने हैं, फिर हमने एवरेज पे की डेफिनेशन देखेंगे, हम देखेंगे कि क्लोजर क्या होता है, फिर क्लोजर का लॉकआउट से क्या डिफरेंस होता है वो समझना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयर क्या होता है, उसके बाद पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होती है, सिमिलरली सेटलमेंट की डेफिनेशन देखेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू वेजेस। अथॉरिटीज में हम सारी की सारी अथॉरिटीज आज कवर करने वाले हैं एंड विद दिस you will be through with industrial disputes act। इससे ज्यादा, इससे गहराई में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट नहीं कवर करना है, ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसमें सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट रह जाएगा जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे वो रेफरेंस टू हमारा आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन एक्ट वाला जो पोर्शन आ जाता है, जिसमें सेक्शन 10A के प्रावधान आते हैं, जहां पे इस एक्ट से आप आर्बिट्रेटर को रेफर करते हैं डिस्प्यूट्स को। वो सारी चीजें हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज इस क्लास के अंदर ये सारी चीजें हमने कवर करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिट्रेंचमेंट। चलिए रिट्रेंचमेंट देखते हैं क्या है। रिट्रेंचमेंट मींस अ टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे टर्मिनेशन है, यहाँ परमानेंसी है, यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। पिछली क्लास में जो हमने चीजें की थी वो टेम्परेरी टर्मिनेशन थी, परमानेंट नहीं थी। यहाँ पे परमानेंसी है। टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। किसी भी कारणवश अगर किसी वर्कमैन की सर्विसेज को अगर आप रिट्रेंच करते हैं, खत्म करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, दैट इज रिट्रेंचमेंट। अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, ये इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप डिसिप्लिनरी एक्शन की पनिशमेंट दे रहे हैं बेसिकली, तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं होती। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या चीजें, बिकॉज दिस इज रिटन अदरवाइज दैन, ये वो कानून की ही लैंग्वेज है, मैं एज इट इज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अदरवाइज दैन एज अ पनिशमेंट, अगर आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं किसी वर्कमैन के खिलाफ और उसको रिट्रेंच कर रहे हैं, तो उसके अलावा अगर किसी भी कारण से आप उसको, उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर रहे हैं, तब उसको रिट्रेंचमेंट कहा जाएगा। लेकिन ऐसी रिट्रेंचमेंट में भी जो चीजें नहीं इंक्लूड होंगी वो ये है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ अ वर्कमैन, अगर कोई वीआरएस ले लेता है, या फिर रिटायरमेंट उस वजह से जिस वजह से सब लोगों की रिटायरमेंट होती है कि भैया उम्र हो गई है, सुपर एनुएशन की एज आ गई है, या फिर इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन कंसर्न कंटेन्स अ स्टिपुलेशन इन दैट बिहाफ, कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिख रखा है कि आप भैया, आप तो 58 इयर्स की एज पे रिटायर होंगे, आप 60 की एज पे होंगे, आप 62 पे होंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नोटेड है तो वो साफ तौर पे एज ऑफ सुपर एनुएशन लिखी जाएगी। तो उसी दिन अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो उसे रिट्रेंचमेंट नहीं कहेंगे। सो इट इज बेसिकली स्टेटिंग द ऑब्वियस, जो ऑलरेडी साफ तौर पे पता है, वो चीज यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद इसी का सब पार्ट है, ये सब पार्ट होता है 2 बार भी इस वजह से लिखा गया है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए कि वो खत्म हो गया है, टाइम पीरियड खत्म हो गया जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के, फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय रिलेटिव्स, ही और शी इज वर्किंग विद सम कॉलेज एंड उस कॉलेज के अंदर दे आर एम्प्लॉयड टेम्परेरी बेसिस पे, उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है 1 साल का। तो जैसे ही वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होता है, तो उसके बाद वो बेसिकली रिटायर हो जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आप रिटायर हो गए, और फिर से उनको रख लिया जाता है अगले सेशन के शुरुआत में। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का अगर समय खत्म हो गया 1 साल का, तो भी आप रिट्रेंच नहीं हो रहे, आपकी बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो रही है, बट नॉट पर से रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट शब्द जो है वो यहाँ पे नहीं यूज होगा,
अगर आप पनिशमेंट के तौर पे आपको कहीं से निकाला जा रहा है तो वहां पे भी नहीं यूज होगा। तो ये डिफरेंस है। बाकी सारे किसी भी कारण से आपको निकाला जाए तो वो रिट्रेंचमेंट कहलाया जाएगा। सिमिलरली टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ वर्कमैन ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्टिन्यूड इल हेल्थ, अगर तबियत जो है वो नासाज है तो वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं होगी। कंटिन्यूड इल हेल्थ की वजह से अगर आप किसी को निकालते हैं दैट ऑल्सो नॉट अमाउंट्स टू डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट, ये समझना है। चलिए उसके अलावा इससे क्या निकल कर आता है? पहली चीज देयर शुड बी अ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अब ये डेफिनेशन में से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स निकल कर आई कि वो रिट्रेंचमेंट है या नहीं। तो आपसे अगर यूपीएससी मान लीजिए कि लेवल 4 का सवाल पूछ लेती है तो लेवल 4 के सवाल में ये चीजें आ जाती हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है रिट्रेंचमेंट की। तो पहली चीज तो ये कि सर्विस की टर्मिनेशन होनी चाहिए, और दूसरी चीज टर्मिनेशन शुड बी बाय एन एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कौन है वो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर कौन होता है। तीसरा टर्मिनेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ पनिशमेंट, ये हमने देख लिया। दिस डेफिनेशन एक्सक्लूड्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विस on the special grounds, specified grounds or instances mentioned in section 200। ये 200 है, ठीक है जी। ये क्या कंडीशंस हैं? ये कंडीशंस वही हैं जो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। नाउ द टर्म रिट्रेंचमेंट operates only when there is surplus of workmen in the industry which should be an existing one। इंडस्ट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरा वर्कमैन जो है वो सरप्लस में होने चाहिए। उस केस के अंदर अगर आप लोगों को निकालते हैं तो वो रिट्रेंचमेंट होगा। इन इफेक्ट either on account of transfer of undertaking or on account of closure of undertaking there can be no question of retrenchment। अब मान लीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री थी, मैंने वो फैक्ट्री बेच दी, या कह लीजिए जैसे बहुत सारे बैंक्स का अमेलगमेशन हुआ था, बहुत सारी अभी पीएसयूज का अमेलगमेशन की भी बात चल रही है। तो ऐसे केसेस में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं अंडरटेकिंग को तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाया जाता, वो ले ऑफ हो सकता है, वो रिट्रेंचमेंट नहीं हो सकता है। ये चीज हमने समझनी है। तो क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग अगर होता है, अगर फैक्ट्री बंद हो जाती है तब भी उसको रिट्रेंचमेंट नहीं कहा जाएगा। टू ओवरकम दिस व्यू गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू सेक्शंस, जिसमें उन्होंने कहा दैट कंपनसेशन शैल बी पेएबल टू वर्कमैन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग, या फिर क्लोजर अगर होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ वर्कमैन। अगर इन दोनों केसेस के अंदर जहां पे ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग हो रहा है या क्लोजर हो रहा है तो वर्कमैन के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए सरकार ने एक अमेंडमेंट आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1982 के अंदर, जहां सरकार ने ये बोला कि आपको जो है एक्स्ट्रा वो ये अलग से सेक्शंस दो ऐड हुए थे। इन सेक्शंस में ये बोला कि भैया आपको कंपनसेशन मिलेगा अगर हम अंडरटेकिंग को, जैसे एक ये अभी रिसेंटली बैंक्स के अमेलगमेशन में हुआ था तो वहां पे कंपनसेशन मिलती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये समझनी है। एंड वीआरएस इज नॉट रिट्रेंचमेंट, रिटायरमेंट इज आल्सो नॉट रिट्रेंचमेंट। तो ये सारी चीजें जो जो रिट्रेंचमेंट नहीं है इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर कुछ रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे, वो समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये, मैनेजमेंट कैन रिट्रेंच इट्स एम्प्लॉइज ओनली फॉर प्रॉपर रीजंस। ऐसी आर्बिट्रेरीली नहीं कर सकती है, प्रॉपर रीजंस के बेसिस पे करेगी। दैट इट मस्ट नॉट बी एक्चुएटेड बाय एनी मोटिव ऑफ विक्टिमाइजेशन और एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के ऊपर बेस करके जो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, हमने आप सारी की सारी डिस्कस वैसे भी की हुई है यूट्यूब पे, तो आपको पता ही है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है, यू हैव द आइडिया। तो या फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, ओहो हम तो परेशान हो रहे हैं, हम ऐसे हैं, बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस बेसिस पे अगर आप रिट्रेंच कर रहे हैं दैट आल्सो will not amount to retrenchment। only for proper reasons आपको retrenchment करना होगा। it is for management to decide the strength of labor force। ये अगर आप रिट्रेंचमेंट पे कंडीशंस लगा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मैनेजमेंट से उनका अधिकार छीन लिया। मैनेजमेंट के पास अधिकार है कि वो अपने फैक्ट्री के अंदर अपनी लेबर फोर्स की स्ट्रेंथ जो है खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्कमैन उनको चाहिए टू कैरी आउट एफिशिएंटली दी वर्क इन हिज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। सो ये बात हमने समझनी है। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सीड द रीजनेबल एंड लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द अंडरटेकिंग इट इज ओपन फॉर द मैनेजमेंट कि वो उसको रिट्रेंच कर दे। वर्कमैन मे बिकम सरप्लस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रैशनलाइजेशन और ऑन ग्रुप ऑफ economy reasonably and bona fide adopted by management or of other industrial or trade reasons। बहुत सारे कारणों से, इकोनॉमिक रीजन से या ग्राउंड ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का कहने का मतलब ये है जब आप डिसाइड करते हैं, जब आप देखते हैं कि मुझे इतना प्रोड्यूस बनाना है, इतने गुड्स
जो है वो प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चर करने, तो मुझे इतनी लेबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जब आप बनाना शुरू करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि नहीं, ओहो, इसमें से इससे कम में चल जाएगा, तो फिर वो सरप्लस को आप रिट्रेंच करते हैं। सो दैट इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ये अधिकार मैनेजमेंट को दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट से कुछ छीना जा रहा है, लेकिन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस या विक्टिमाइजेशन का कार्ड प्ले करके आप वो ये काम नहीं कर सकते। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, और कौन सा प्रिंसिपल था? प्रिंसिपल था द राइट ऑफ एम्प्लॉयर टू द इफेक्ट कि रिट्रेंचमेंट कैन नॉट नॉर्मली बी चैलेंज्ड, but when there is a dispute in this regard to the validity of retrenchment, it would be necessary for the tribunal to consider whether the impugned retrenchment was justified for proper reasons, and it would not be open to the employer either capriciously or without any reason at all to say that its purpose was to reduce labor for no rhyme or reason. अब देखो तो इसको क्या भावार्थ क्या निकल रहा है इस पूरे पॉइंट का? इस पूरे पॉइंट का भावार्थ ये निकल रहा है कि एम्प्लॉयर का अधिकार है, मान लिया, जैसा कि हमने पहले एक दो पॉइंट्स पहले देखा, लेकिन अब तब भी अगर आप रिट्रेंचमेंट करते हैं और उसके ऊपर उसकी वैलिडिटी के ऊपर अगर चैलेंज हो जाता है, तो ट्राइब्यूनल का अधिकार होगा, वो देखेगा कि जस्ट और प्रॉपर रीजंस के ऊपर वो बेस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो बेसिकली या तो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा, या भी जो भी डिसीजन होगा ट्राइब्यूनल का वो उसको मानना पड़ेगा। तो ये इम्प्रॉपर रीजंस पे बेस्ड होना चाहिए रिट्रेंचमेंट का पूरा डिसीजन। नाउ दिस सेक्शन ऑन रिट्रेंचमेंट, देखिए दोस्तों, मैंने बहुत बार बताया है कि आपने सेक्शन को याद नहीं करना है, आपने सेक्शन में जो लिखा हुआ है उसे याद रखना है। नाउ दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर अपॉइंटेड है, वो मतलब पार्ट टाइम नहीं काम कर रहा है, टेम्परेरी नहीं कर रहा है, उसमें और रेगुलर काम करने वाले व्यक्ति में कोई भी फर्क नहीं करता है ये सेक्शन। और एनी अपॉइंटमेंट ऑन डेली वेजेस बेसिस और अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन नॉट पोजेसिंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, ये नहीं कहा जा सकता कि भैया इसकी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है, ये रिट्रेंचमेंट के एम्बिट में नहीं आएगा। क्योंकि जब रिट्रेंचमेंट होगी तो आपको पूरा वो लीगल परफॉर्मा जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन का रोल बीच में आ जाता है, तो कॉम्पनसेशन देनी पड़ सकती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जस्ट बिकॉज के वो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट में, रेगुलर में नहीं है, या फिर कह लीजिए डेली वेज बेसिस पे है, या अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन और नॉट पोजेसिंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, कि भैया ये इसको काम तो दे दिया था, मैं इसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है ना, तो ये सारी चीजें दिस कैन नॉट बी अ ग्राउंड। और वेदर अपॉइंटमेंट वाज हेल्ड टू बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और नॉट, ये सारी बीती बातें हैं। इससे इस सेक्शन की प्रोविजंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट होगी तो वो जस्ट एंड प्रॉपर रीजंस के बेसिस पे होगी। अगर वो जस्ट एंड प्रॉपर रीजंस पे नहीं है और वो ये कारणों की वजह से कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं, ये इससे जस्ट बिकॉज कि वो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं थी तो वो इस लॉ के एम्बिट में नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर उसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ थी, वो कानून के हिसाब से नहीं थी, जो भी लेबर लॉज के जिस भी एम्बिट में आता है, तो भी वो गलत हो जाएगा। तब भी आपको ये समझना होगा, ये जो सेक्शन है जिसके अंदर पूरा रिट्रेंचमेंट का प्रोसेस बताया है, इस पूरे प्रोसेस में कोई फर्क नहीं। आप देखिए, हमने कहीं पे भी बात नहीं की रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है या टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट है, चाहे डेली वेजेस वाला है चाहे नॉन डेली वेजेस वाला है, जिसकी परमानेंट फिक्स सैलरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली कोई व्यक्ति उस पोस्ट के लिए वेल क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड इनफ है या नहीं भी है, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोविजंस दे विल बी अप्लाइड एज सच। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या चीजें हमने देखनी है। हमने बात करनी है अवार्ड की। अवार्ड क्या होता है? इट इज एन इंटरिम या फाइनल। इंटरिम मतलब इंटरमीडिएट, बीच का, कभी एक लंबे प्रोसेस में बीच में भी एक छोटा एडजुडिकेशन का एक रिजल्ट आ सकता है, तो वो इंटरिम हो जाता है। और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू, जो कि लेबर कोर्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हो, चाहे नेशनल ट्राइब्यूनल हो, नेशनल ट्राइब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हो। और इसके अंदर आर्बिट्रेशन अवार्ड भी इंक्लूडेड है, जो सेक्शन 10A जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो सारी की सारी चीजें डेफिनेशन ऑफ अवार्ड में आती हैं। अब इस डेफिनेशन में दो हिस्से हैं, दो भागों में इसको डिवाइड करके देखना होगा। पहला पार्ट जो है वो डिटर्मिनेशन की बात करता है, जो कि फाइनल हो सकती है या इंटरिम हो सकती है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की है बात। ठीक है जी। दूसरी चीज, सेकंड पार्ट क्या कहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यहां पे बेसिक पार्ट क्या है? दोनों के दोनों हिस्सों के अंदर देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आईडी मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक्चुअल हो या एप्रीहेंडेड हो। खतरा भी होगा अगर
तब भी उसके ऊपर अगर एडजुडिकेशन आती है तो उसे अवार्ड कहा जाएगा। इफ एनी पार्टी टू द डिस्प्यूट डज नॉट अपीयर बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मुझे जब ये पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज जब मैं लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो यही फीलिंग से आती है, जस्ट कि मैं आपको केसेस नहीं बता रहा हूँ, दैट इज इट। चलिए, हाँ, द डिस्प्यूट डज नॉट अपीयर बिफोर द एडजुडिकेशन अथॉरिटी, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, चाहे आप वर्कमैन की बात कर लीजिए, चाहे आप मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टी अगर अपीयर नहीं होती है, तो वो जो अवार्ड है, जो वो ट्राइब्यूनल है या वो लेबर कोर्ट है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोई भी, तो वो एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? एक्स पार्टी का मतलब होता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी को सुनाई दे गया है कि हमने क्या कहा है, और उस वो अपनी मर्जी से कोर्ट में नहीं आ रहा है एंड हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो रोल प्ले करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको समन दे दे के कोर्ट में बुलाते हैं। तो अगर नहीं आते हैं वो, तो हम एक्स पार्टी प्रोसीड करना शुरू कर देते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, एंड बाद में वो एक्स पार्टी जो है वो सेट असाइड भी हो जाता है। वो उसमें कोर्ट के कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, सीपीसी में वो प्रावधान दिए गए हैं, उसमें नहीं हम जाएंगे, बट हाँ, एक्स पार्टी कोर्ट प्रोसीड कर सकता है अगर दूसरी पार्टी नहीं भी आती है, बट कैन नॉट मेक एन अवार्ड, कैन नॉट मेक एन अवार्ड, कैन नॉट, ये समझिएगा, अनलेस इट हैज एक्सरसाइज्ड इट्स माइंड। अब एक्सरसाइज्ड इट्स माइंड का क्या मतलब है? जहां पे कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो भी व्यक्ति है, जो चाहे मान लीजिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, नेशनल ट्राइब्यूनल है, लेबर कोर्ट है, या आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर है फॉर एग्जांपल, या आर्बिट्रेटर है, कह लीजिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर या कोई भी ऐसा मेंबर इन सारे अथॉरिटीज में, तो उनमें से आप ये मान के चलिए जब तक वो अपना माइंड नहीं अप्लाई करते तब तक वो अपना अवार्ड नहीं दे सकते। बेसिकली इसको कहा जाता है, दिस इज नॉट हमारा आपका वाला माइंड, इनकी बात नहीं है, दिस टॉक्स अबाउट जुडिशियल माइंड। ये जुडिशियल माइंड कौन लगाता है? ये जनरली जजेस लगाते हैं। तो इस वजह से ये बात कही जा रही है। कारण क्या है कि जब वो अपना माइंड अप्लाई करेगा तो वो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स को वे इन करेगा, तो वो बहुत सारे कानूनों को देखेगा, वो कानून देखेगा, वो प्रोविजंस देखेगा, फिर सोसाइटी के लिए देखेगा, सारी चीजों को वजन देकर फिर वो अपना अवार्ड पास करे। ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट जो है डिस्प्यूट को नहीं देखना है। दस द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ द रेफरेंस फॉर डिफॉल्ट डज नॉट अमाउंट टू अवार्ड। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो जाता है, डिसमिसल इन डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे इस केस में अगर मैं बताऊं, तो अगर यहाँ पे मानिए कि एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के चलते आप लेबर कोर्ट में चले गए, और लेबर कोर्ट में आपने, क्योंकि कोई भी गलती हो गई, फाइलिंग में कुछ एरर्स हो गए, जिसकी वजह से अथॉरिटी होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कि वो डिसमिसल इन डिफॉल्ट कर देगा कि आपने गलती थी, आपको आना चाहिए था, फॉर एग्जांपल आपको आना चाहिए था, आप आए नहीं, आप एक हियरिंग पे नहीं आए, दूसरी पे नहीं आए, तीसरी पे नहीं आए, चौथी पे नहीं आए, तो जज जो है वो झंझना जाएगा और वो डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देगा कि इनकी डिफॉल्ट है, इनकी गलती है, मैं डिसमिस कर रहा हूं केस। ठीक है जी, दैट विल नॉट अमाउंट टू एन अवार्ड, वो अवार्ड नहीं होगा, वो बेसिकली एक कह लीजिए अथॉरिटी हो जाएगी। उस अथॉरिटी को सेट असाइड किया जा सकता है विद सर्टन, उसमें कुछ प्रावधान है सीपीसी के अंदर कि आप उसको सेट असाइड करवा सकते हैं। तो दिस इज समथिंग जो कि अवार्ड है। डिसमिसल इन डिफॉल्ट इज नॉट एन अवार्ड। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एवरेज पे क्या है। एवरेज पे मींस द एवरेज ऑफ वेजेस पेएबल टू अ वर्कमैन। कैसे? इन केस ऑफ मंथली पेड वर्कर्स, तो 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, 3 महीने की सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा, वो एवरेज हो जाएगा। इन केस ऑफ वीकली पेड, तो 4 हफ्तों की बात की जाएगी, मतलब एक महीने में 4 हफ्ते हैं, तो 4 हफ्तों की जो सैलरी है उसका एवरेज निकाला जाएगा, तो वो एवरेज पे हो जाएगी। इन केस ऑफ डेली पेड वर्कमैन, तो 12 फुल वर्किंग डेज, 12 डेज, 4 वीक्स, 3 मंथ्स, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, ऐसे रखिएगा। तो 3 महीने, 4 हफ्ते, 12 दिन। ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो वो प्रिसीडिंग द डेट ऑन विच द एवरेज पे बिकम्स पेएबल इफ द वर्कमैन हैड 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स और 4 complete weeks or 12 full working days as the case may be, and where such calculation cannot be made, जहां पे ये कैलकुलेशन ऐसी नहीं हो सकती, the average pay shall be calculated as the average of the wages payable to workman during the period he actually worked। तो और लोगों को जो एवरेज पे होनी चाहिए थी
उस समय के दौरान, तो वो उसको एवरेज पे दी जाएगी। दैट इज हाउ एवरेज पे इज कैलकुलेटेड। तो एवरेज पे का भी प्रोविजन है हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में, ये इस वजह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए आगे चलते हैं, क्लोजर को कवर करते हैं। क्लोजर को हम डिफरेंस के फॉर्म में इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि देखिए क्लोजर के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, क्लोजर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन अगर हम इसको डिफरेंस के तौर पे देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए पहले शुरुआत करते हैं लॉकआउट और क्लोजर के डिफरेंस में, देखते हैं क्या क्या बातें आती है। लॉकआउट मींस टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस, जबकि क्लोजर जो है ये परमानेंट क्लोज डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। लॉकआउट के केस में एम्प्लॉयर क्लोजेस द प्लेस ऑफ बिजनेस, जबकि क्लोजर की केस की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयर क्लोजेस द बिजनेस इटसेल्फ। प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे आपने ताला लगा दिया, आपने बिजनेस ही बंद कर दिया, उसको कहा जाता है क्लोजर। इन केस ऑफ लॉकआउट देयर इज सस्पेंशन ऑफ वर्क, लेकिन जब क्लोजर आता है देयर इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इटसेल्फ। काम की तो बात ही नहीं हो रही, पूरा काम काज ही बंद कर दिया। इफ द एम्प्लॉयर शिफ्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डज इट अमाउंट टू क्लोजर? अब मान लीजिए मैं प्रोड्यूस बनाता हूं और मैं उस प्रोड्यूस को यहाँ चंडीगढ़ से बद्दी ले जाता हूँ, शिमला ले जाता हूँ, तो बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि शिफ्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ वन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर डज नॉट अमाउंट टू क्लोजर ऑफ अ पार्ट ऑफ, does not amount, it does not amount to closure of a part of place of employment। ऐसा नहीं कह सकते कि आप उसमें से एक प्रोडक्ट को यहां से वहां ले गए तो वो क्लोजर नहीं है, ठीक है जी, ना ही वो लॉकआउट है, वो दोनों में से कोई चीज नहीं है, इट इज जस्ट शिफ्टिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आज कवर करनी है और फिर हमें अथॉरिटीज भी हैं जिनको देखना है। तो पहली चीज, एम्प्लॉयर कौन? एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, सॉरी, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वर्कमैन की डेफिनेशन देख ली है, अब एम्प्लॉयर की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए इसमें बहुत ज्यादा गहराई में मेरे नोट्स थोड़े से ज्यादा हैं, इनफैक्ट मैंने आप जो इसके साथ जो फाइल अटैच्ड आप देख रहे हैं, जो फाइल देखेंगे उसमें इससे ज्यादा ही दिया होगा। दैट इज ओनली फॉर रेफरेंस पर्पसेस, ताकि आप उसको रेफर कर सकें, यूज कर सकें, बट ऑनेस्टली इससे ज्यादा गहराई में सवाल नहीं आएगा, इसलिए मैं गारंटी भी ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एम्प्लॉयर का मतलब क्या है इस एक्ट के अंदर? देखिए बहुत सारे लोग ये बातें भी करते हैं, आई हैव टू से दिस कि एक स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर आप ये पढ़ देते हो, आप समझिए कि ये पढ़ना ही पड़ेगा। रीजन बीइंग दीज आर टेक्निकल टर्म्स ऑफ लॉस, वो टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं थ्योरीज में बता रहा हूं। अगर आप मानिए कि आप जीएस में, जनरल स्टडीज में, यूपीएससी में तैयारी कर रहे होते, फॉर एग्जांपल उनको ये पता होगा कि अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते, तो मैं इसको ना भी पढ़ता तो चलता, क्योंकि यहाँ पे वहां पे टेक्निकल वर्ड्स की अहमियत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स की अहमियत है। मेरे एक शब्द के गलत प्रोनाउंसिएशन से, मेरे एक शब्द की गलत बोलने से, या एक सेंटेंस, एक फ्रेज गलत यूज करने से बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। इसलिए इन चीजों को पढ़ के ही समझाना सही रहता है। आप समझिए इस चीज को, मैं तैयार कर सकता हूं, बट इसमें आप समझिए कि देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट, है ना। लॉ में हमेशा आप समझिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड में जरा दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये किताबें आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी किताबें। Now, my father has been a practicing lawyer for the past 35, 36 odd years. 35-36 साल की वकालत है मेरे फादर की, और हमेशा जब भी कोई भी केस लड़ना होता है उससे पहले कोई ना कोई किताब खोलनी चाहिए। तो ये मुझे मेरे फादर ने ही सिखाया। तो देखिए ये वर्ड ऑफ लॉ, ये जो फ्रेजेस एंड वर्ड्स ऑफ लॉ है, ये हमेशा इसी तरीके से पढ़े जाते हैं। इनफैक्ट लॉ में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ओपन बुक एग्जाम होता है। आपको जब ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, जहां पे आप एनरोल करते हैं खुद को एज अ लॉयर, आपको लाइसेंस मिलता है, वो भी ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। वहां पे आप किताबें साथ लेके जाते हैं। इंजीनियरिंग में भी मेरे साथ ऐसा होता था, जहां पे मैं लॉ की किताबें, सॉरी इंजीनियरिंग की किताबें साथ लेके जाता था। ओपन बुक एग्जाम्स बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मान के चलिए कि उसी लाइंस पे, उसी तर्ज पे एक एक शब्द की अहमियत है। आपको पता है मैंने वही शब्द यूज किए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं एम्प्लॉयर क्या है। थोड़ा भटक गए थे, कोई बात नहीं। नाउ एम्प्लॉयर क्या है? एम्प्लॉयर बेसिकली मींस इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री। अब हमेशा जब भी इंडस्ट्री की बात आए तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन को रेफर कर दीजिएगा। कैरिड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड ऑन दिस बिहाफ, और वेयर नो अथॉरिटी इज प्रिस्क्राइब्ड, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।
तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर हो सकता है, या फिर अगर कोई अथॉरिटी है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी एम्प्लॉयर, या अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई इंडस्ट्री है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की को एम्प्लॉयर कहा जाएगा। अगर कोई इंडस्ट्री है कैरिड ऑन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी तो वहां का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जैसे डीसी होता है तो वो एम्प्लॉयर हो जाएगा ऑफ दैट अथॉरिटी। Now, employer includes among others an agent of employer, general manager, director, occupier of factory, etc. तो ये सारे लोग जो हैं एजेंट भी अगर एम्प्लॉयर का है तो वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सिमिलरली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हमने बहुत बार देखा, हमने स्ट्राइक्स के केस में देखा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है? इट मींस अगर कोई रेलवे सर्विस है या कोई और ट्रांसपोर्ट सर्विस है या कैरेज ऑफ पैसेंजर्स अगर होता है और गुड्स बाय एयर भी अगर होता है तो वो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर आएगा। एनी सर्विस इन और इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ मेजर पोर्ट्स और डॉक्स वो भी आ जाएगा। एनी सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट on the working of which the safety of the establishment or the workmen employed thereon depends। तो ऐसे फॉर एग्जांपल सेफ्टी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वन ऑफ माय सीनियर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड, उनका ये फील्ड है में फायर मास्टर्स बेसिकली वो कहलाते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज में उनकी एक काम चलता है जहां पे वो फायर सेफ्टी का काम करते हैं, तो वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आ जाएंगे। सिमिलरली पोस्टेज, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विसेज ये सारी पीयूएस आ जाती हैं। सिमिलरली अब पावर सप्लाई कर रहे हैं, लाइट सप्लाई कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं पब्लिक को, वो फिर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आ जाता है। अ सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी इन सैनिटेशन ये भी पब्लिक पीयूएस के अंडर आ जाता है। एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट which the appropriate government may, if satisfied that public emergency or public interest so requires। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ही इसी पहले शेड्यूल में अभी रिसेंटली हैंड सैनिटाइजर्स को, मास्क मेकिंग को, पीपीई किट्स को, इन सब को जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इंक्लूड किया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अभी रिसेंटली अगर न्यूज में आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस में जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज चल रहे थे वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसको फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड किया था अगर वो सेटिस्फाई होती है। पब्लिक इमरजेंसी थी, सेटिस्फाइड थे, पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया, तो वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हो जाती है। प्रोवाइडेड दैट, जब भी शब्द ये प्रोवाइडेड आप देखें कानून के अंदर, ये बेसिकली कंडीशन लगाता है। कंडीशन क्या है? that the period so specified shall not in the first instant exceed 6 months। पहली बार अगर आप किसी को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर करते हैं तो वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए होगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स, एंड वो एक्सटेंड कर सकते हैं आप फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। तो इसमें आप बार बार 6 महीने ऐड कर सकते हैं एट वन टाइम। आप एक बार में 6 महीने फिर ऐड कर दिए, फिर 6 महीने ऐड कर दिए, 6 महीने बाद उसको रिविजिट करना होगा, और जब नहीं आपने ऐड किया तो उसके बाद वो हट जाएगा खुद ब खुद। नाउ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में बी कैरिड आउट बाय प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस कॉर्पोरेशंस एज वेल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार ही पब्लिक यूटिलिटी सर्विस रन करेगी, कॉर्पोरेशंस या प्राइवेट कंपनीज भी रन कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अब हैंड सैनिटाइजर कितनी कंपनीज बना रही है ना, तो ये सारी चीजें। तो अवार्ड और सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है आज यहाँ पे पता चलेगा। अवार्ड हमने देख लिया है, सेटलमेंट अभी हम कवर करेंगे। सेटलमेंट मींस अ सेटलमेंट अराइव्ड एट इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स and includes a written agreement between employer and workmen। तो जब भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की बात आएगी तो वहां पे सेटलमेंट होती है। जहां अवार्ड की बात आती है, मैं दिखा देता हूं आपको, मैं लिख देता हूं वहां पे, जहां अवार्ड की बात आती है वो बेसिकली एडजुडिकेशन से रिलेटेड है, एडजुडिकेशन से रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यस, सेटलमेंट। तो सेटलमेंट रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न अग्रीमेंट भी हो सकता है एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, जो कि चाहे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से आए चाहे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के अलावा भी आए। अवार्ड नहीं होगा, वो सेटलमेंट हो। ठीक है जी, जहां पे ऐसी वेयर सच अग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय पार्टीज देयर टू, जहां पे वो पार्टीज ने उसको साइन किया इन सच मैनर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया। प्रिस्क्राइब कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। और उस सेटलमेंट की कॉपी जो है वो एक ऑफिसर को आपने भेज दी जो कि ऑथराइज्ड था
ऑन दिस बिहाफ बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द कंसिलिएशन ऑफिसर एज वेल। आपको कंसिलिएशन ऑफिसर को भी एग्रीमेंट की कॉपी देनी होगी एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो भी अथॉरिटी बनाई है इन दिस बिहाफ उसको भी उसकी कॉपी भेजनी होगी। अब अदरवाइज अगर आप कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के तहत चलते हैं तो कंसिलिएशन ऑफिसर अगर कोई भी अवार्ड पास करता है तो वो डेफिनेटली वो कॉपी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजता ही भेजता है। अब बेसिकली यहाँ पे दो कैटेगरीज निकल के आई सेटलमेंट्स की। पहली वो दे आर अराइव्ड एट इन कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, और दूसरी वो जो कि रिटन अग्रीमेंट के तौर पर निकल कर आती हैं अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के अलावा अगर रिटन अग्रीमेंट होता है। नाउ दिस ये जो सेकंड हमारी कैटेगरी है इसकी वैलिडिटी, इसके ऊपर सवाल उठा था तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस में ये बात बोली गई दैट इट इज एसेंशियल दैट पार्टीज देयरटू शुड हैव सब्सक्राइब्ड टू इट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जिस तरीके से बोला जाता है, जिस तरीके से प्रावधान जो बनाया है सरकारों ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, वह उसी तरीके से आपको उसे साइन करना होगा और उसकी कॉपी जो है ऑथोराइज्ड ऑफिसर को, और एंड है और नहीं है या नहीं है, एंड ऑथोराइज्ड ऑफिसर एंड कंसिलिएशन ऑफिसर दोनों को आपने देना है। नाउ सेटलमेंट कॉन्टेम्पलेट्स ओनली रिटन सेटलमेंट। नो ओरल अग्रीमेंट कैन बी प्लीडेड टू वेरी और मॉडिफाई और सुपरसीड अ रिटन अग्रीमेंट। अगर आपने रिटन सेटलमेंट पहले कर रखी थी, आज आप ओरल अग्रीमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं चल सकता। आपको जो है कायदे से चलना होगा, रिटन में ही आपको अग्रीमेंट करना होगा। This is important. A settlement cannot be weighed in any golden scale. The question whether it is just and fair, ये देखने वाला होगा. This has to be answered on the basis of principles different from those which came into play where the industrial dispute is under adjudication. अब इसको अलग से देखना पड़ेगा। अब जब आपने अग्रीमेंट साइन कर दिया तो जिस मापदंड पे आप डिस्प्यूट को एडजुडिकेट कर रहे थे, तो अब ये जो नया एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया जिसमें सेटलमेंट हुई है, इसको अलग मापदंडों पे देखा जाएगा वेदर और नॉट इट इज जस्ट एंड फेयर। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो ये चीजें देखी जाएंगी अलग तर्ज पे, अलग लेवल पे। इफ द सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड एट बाय अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वर्कमेन विद देयर आईज ओपन, आंखें खुली थी, आंख कान नाक मुंह खुला था, एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड बाय देम इन इट्स टोटलिटी, कि ये पूरा का पूरा हम सर्वसम्मति नहीं, हम बहुमत के साथ इसको मानते हैं, पूरे के पूरे को मानते हैं। ऐसा नहीं कि लिमिटेड एक पोर्शन को आपने मान लिया, वो नहीं। इट मस्ट बी प्रिज्यूम्ड टू बी फेयर एंड जस्ट। हम प्रिज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे कि वो जस्ट और फेयर था। नॉट लायबल टू बी इग्नोर्ड मेयरली बिकॉज के छोटे नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स, कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, दे वर नॉट पार्टीज टू इट और रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट। जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने उसको मना कर दिया जस्ट डजंट मीन कि मेजॉरिटी जिन्होंने खुले आंख नाक मुंह से सब माना उसे, तो वो टोटलिटी में माना, वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो जस्ट बिकॉज थोड़े लोगों ने अगर उसको रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, दैट वुड नॉट अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ दैट अग्रीमेंट। ठीक है जी। अब मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन होता है, एमओएस साइन होता है, वो स्टेटमेंट होती है दोनों की और वो साइन करते हैं, साइंड बाय ऑफिस बियरर्स ऑफ यूनियन। यूनियन के ऑफिस बियरर्स यहाँ पे थोड़ा सा उनको कह लीजिए थोड़ा मूंछों को ताव देने का समय आ जाता है कि हाँ हम साइन कर रहे हैं, हमारे साइन चलते हैं, इस वजह से कुछ तैश भी रहती है उनकी। विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड ईदर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन और बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द यूनियन or by workmen to enter into agreement with the management does not amount to settlement. अगर MOS मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है वो ऑफिस बियरर्स ने साइन कर दिया बिना किसी अथॉरिटी के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन अथॉरिटी देती है, जनरली देती है ऑफिस बियरर्स को, तो अगर बिना किसी अथॉरिटी के साइन कर दिया या किसी एग्जीक्यूटिव कमिटी ने साइन कर दिया या किसी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्कमैन ने कर दिया एग्रीमेंट में एंटर इनटू करके, वो इट वोंट अमाउंट टू सेटलमेंट, वो सेटलमेंट नहीं होगा, वो बोगस है, उस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है, जो डिस्प्यूट है वो एज इट इज खड़ा रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ वेजेस। वेजेस क्या है? नाउ वेजेस आर ऑल रेम्यूनरेशंस केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे के तौर पे आप कितनी भी रेम्यूनरेशन को अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो वेजेस हैं। which would if the terms of employment expressed or implied, चाहे आप लिखित तौर पे, मुखित तौर पे, साफ तौर पे या छुपे हुए तौर पे अगर आप बात करें, जो अगर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे वर फुलफिल्ड बी पेएबल टू द वर्कमैन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने वर्कमैन ने जो अपनी एम्प्लॉयमेंट करी उसमें जो भी टर्म्स थी, कंडीशंस थी, उसको सेटिस्फाई किया, तो उसमें से जो भी चीजें निकल कर आती हैं, सारी की सारी रेम्यूनरेशन जो कि पैसे के तौर पे उसको तोला जा सके, वो जो है वो वेजेस कहलाएगी।
इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, सच अलाउंस इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, डीए जो है वेज में इंक्लूड होगा एज द वर्कमैन फ्रॉम टाइम टू टाइम जो कि इंटाइटल्ड होता है। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन जो उनको एचआरए वगैरह दिया, फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ बिजली पानी दिया, मेडिकल अटेंडेंस दी, या और अदर अमेनिटीज और एनी अदर सर्विस और ऑक्यूपेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ या अदर आर्टिकल्स हुआ, जो भी हुआ, ये सारी की सारी चीजें वेजेस के अंदर आएंगी। एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, वो टीए दोनों, ठीक है, ये सारी सारी वेजेस में आएंगी। बट इट डज नॉट इंक्लूड, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट इंक्लूड, बोनस नहीं इंक्लूडेड है। दूसरा, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू पेंशन फंड, ईपीएफओ, ईपीएफओ की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो ईपीएफ हम देते हैं एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट, दैट विल नॉट अमाउंट टू वेज। ऐसा नहीं कह सकता एम्प्लॉयर कि मैंने आपका ईपीएफओ में आपको पैसा दिया है, मैंने वो पैसा दे दिया, इतने में से बचा इतना इतना आपको, नहीं, वो अलग से ना। उसके अलावा और फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कमैन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो वो वेजेस में नहीं आएगा। कोई भी ग्रेचुटी अगर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस पे मिलती है वो वेज नहीं है। एनी कमीशन पेएबल ऑन प्रमोशन ऑफ सेल्स और बोथ, दैट इज आल्सो नॉट अ वेज, ये भी वेज नहीं है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो जो चीजें वेजेस नहीं है ये डज नॉट इंक्लूड। देखिए दोस्तों, जो भी डज नॉट इंक्लूड वाला सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। तो ये नोट्स में आपने अलग से लिख लेना है, वैसे भी आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं अथॉरिटीज की। अथॉरिटीज की अगर हम बात करें तो टोटल इन ऑल देयर आर 7 बेसिक अथॉरिटीज जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की बात की जाती है। लेकिन एक और अथॉरिटी होती है जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 वो बात करता है, लेकिन हम अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे इन 7 अथॉरिटीज की। पहला, वर्क्स कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर ट्राइब्यूनल्स या लेबर कोर्ट्स, फिर हमारा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल। एक एक करके सारी की सारी अथॉरिटीज क्या हैं, कैसे बनती हैं, इन सबको देखते हैं। इन पे जो भी सवाल आएगा वो इन्हीं चीजों में से आने वाला है। मैंने आपको बताया था ये जो आने वाला एक लेक्चर, ये लेक्चर और पिछला लेक्चर, यहां से करीब करीब आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 4 और क्वेश्चंस विल बी कमिंग आउट ऑफ दीज टॉपिक्स। सो मेक श्योर कि आप ध्यान से इसके नोट्स बनाते चलें। चलिए, वर्क्स कमेटी जो है वो सेक्शन 3 में दी गई है। फिर वही बात आ जाती है, हम लॉ में इसको बताते हैं, यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो एक्ट के अंदर जो बताया उसमें कहा है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, कोई स्पेशल ऑर्डर भी निकाल सकती है, जनरल जीओ भी, उसको गवर्नमेंट ऑर्डर बोलते हैं, जीओ बोलते हैं, नोटिफिकेशन निकाल के वो, इट में रिक्वायर द एम्प्लॉयर टू कॉन्स्टिट्यूट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब्ड मैनर होगी वो जो ऑर्डर में दिया जाएगा, उसी तरीके से एम्प्लॉयर को एक वर्क्स कमिटी गठित करनी पड़ेगी इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 100 से ज्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं या और हैव बीन एम्प्लॉयड ऑन अ वर्किंग एनी वर्किंग डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। या तो आज की डेट में अगर देखें तो 100 से ज्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड है। दूसरी चीज, अगर पिछले 12 महीनों में कभी भी 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड रहे हैं तो वहां पे वर्क्स कमेटी का गठन होगा एज पर दी रिकमेंडेशंस ऑफ हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नाउ दिस विल कंप्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन एंगेज्ड इन द एस्टैब्लिशमेंट। अब ये वर्क्स कमेटी जो है, यही सवाल आया था, इट इज अ बाय पार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन, दो पार्टीज हैं, कहीं सरकार दिख रही है, सरकार का कोई रोल नहीं। सो इट इज अ बाय पार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, जो क्रॉस है ये इसके लिए, ठीक है जी। बाय पार्टाइट है, ट्राई पार्टाइट नहीं है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द वर्क्स कमिटी टू प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी, मतलब भाईचारा, गुड रिलेशंस बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स। दूसरा, and to that end to comment upon matters of their in common interest or concern, to endeavor to compose any material difference of opinion in respect of such matters। so basically जितने भी मैटर्स जो यहाँ पे सेक्शन 3 के अंदर बताए गए हैं उन सारी मैटर्स के अंदर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वर्क्स कमेटी वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो दूर करने की बात करती है। एंड यहाँ पे देखिए कॉमन इंटरेस्ट की बात आ गई। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये जो कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट, ये हमने कौन से वाली थ्योरी में कवर किया था? क्या हमने ट्रेड यूनियंस की थ्योरी में कवर किया था या इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्योरीज में कवर किया था? कौन सी अप्रोच में था, कौन सी थ्योरी थी, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर क्या होता है? देखिए ये सारी की सारी जितनी भी आगे की आप चाहे कंसिलिएशन ऑफिसर की बात करें, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड ये सारे लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स या नेशनल ट्राइब्यूनल्स,
ज्यादा फर्क नहीं है इनकी अथॉरिटी में, ड्यूटीज में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा फर्क होता है कि फॉर एग्जांपल नेशनल ट्राइब्यूनल है तो वो इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में कुछ खास फर्क नहीं है, तो ये सिमिलरली काम कर रहे होते हैं। इन सब में जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे करके देखते हैं। वर्क कमेटी हमने देख लिया, चलिए बात करते हैं कंसिलिएशन ऑफिसर की विद द ड्यूटी ऑफ मीडिएशन। ये कंसिलिएशन ऑफिसर का काम मीडिएशन का ही होता है, जहां पे वो देखता है कि दोनों पार्टीज के आपसी सहमति में सेटलमेंट हो जाए, प्रोमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट सच नंबर ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर्स एज इट थिंक्स फिट। नंबर ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर फिक्स नहीं है एक्ट के तहत। दूसरी चीज, जो ये कंसिलिएशन ऑफिसर है इट मे बी अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया, एक एरिया का ये कंसिलिएशन ऑफिसर है ये बोला जा सकता है, फॉर अ स्पेसिफाइड इंडस्ट्री एज वेल, कि इन सारी इंडस्ट्रीज का ये कंसिलिएशन ऑफिसर है, इन अ स्पेसिफाइड एरिया, उस स्पेसिफाइड एरिया के अंदर ये स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज का ये कंसिलिएशन ऑफिसर है, और फॉर वन और मोर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज ईदर परमानेंटली और फॉर अ लिमिटेड पीरियड, इतने समय के लिए हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है। तो ये कंसिलिएशन ऑफिसर फॉर यू, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ अपॉइंटिंग ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, इट इज टू क्रिएट कंजीनियल एटमॉस्फेयर, कि भाईचारा, थोड़ा सा शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर के तरीके से आपसी सहमति के साथ इन दोनों के मामले को सुलझाया जा सके, वर्कर्स के हो चाहे एम्प्लॉयर्स के हो, दैट कैन रिकंसाइल ऑन द डिस्प्यूट्स थ्रू मीडिएशन ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, कि मेरे बिचौला बनने से अगर वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स का जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है थ्रू मीडिएशन, वो कंसिलिएशन ऑफिसर करता है। आगे देखते हैं बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन क्या करते हैं। बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड्स लिखे हैं, मल्टीपल बोर्ड्स हो जाते हैं, तो देखिए बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन क्या है। इट इज फॉर प्रोमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये लाइन कॉमन रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी ये अथॉरिटीज हैं दे आर वेरी सिमिलर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। appropriate government may, as the occasion arises, constitute by notification a board of conciliation। जब जरूरत आन पड़ेगी तब बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन बनाया जाएगा, जिसमें एक चेयरमैन होगा, उसके अलावा दो या हद से हद चार, कम से कम दो, हद से हद चार ऐसे मेंबर्स होंगे जो कि सरकार जैसा भी सोचेगी सही है। नाउ इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टू एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट अ सेटलमेंट, उसकी ड्यूटी होगी कि वो सेटलमेंट लेके आए, एंड विदाउट डिले इन्वेस्टिगेट करें कि क्या डिस्प्यूट है, ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द मेरिट्स एंड द राइट सेटलमेंट, जितने भी मामले उसको इफेक्ट कर सकते हैं उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करने की भी अथॉरिटी है। नाउ बोर्ड में ऑल्सो डू सच थिंग्स विच मे बी कंसिडर्ड फिट बाय इट, जो भी उसको करने की जरूरत है वो करे, फॉर इंक्लूडिंग द पार्टीज टू कम फॉर अ फेयर एंड एमिकेबल सेटलमेंट, कि जस्ट फेयर एंड एमिकेबल सेटलमेंट के लिए जो भी करने की जरूरत पड़ती है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन वो डिसीजन ले सकता है। इन केस ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट द बोर्ड शैल सेंड अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट कह लीजिए, एक रिपोर्ट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेगी टुगेदर विद द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइंड बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है जी। सेटलमेंट जब हमने देखा था तब हमने समझा था कि सेटलमेंट को जो है वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर को भी भेजना होगा, कंसिलिएशन ऑफिसर को भी भेजना होगा, एंड ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन होगा? जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लगाती है। अब उसको क्यों भेजना होता है? क्योंकि उसने आगे बेचारे ने आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट को कॉपी लगा के वो भेजेगा सरकार के पास कि हाँ भैया मेरे को ये आपने काम दिया था, मैंने ये काम कर दिया है, मेरी ये रिपोर्ट है और उसके साथ ये अग्रीमेंट मैं आपको, सेटलमेंट सॉरी, आपको भेज रहा हूँ। जहां पे कोई भी सेटलमेंट अराइव एट नहीं होती, जहां पे कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पाती है, द बोर्ड शेल फॉरवर्ड अ रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट तो फाइल करनी पड़ेगी, enlisting therein the steps taken by the board, कि उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस क्या हैं उस डिस्प्यूट के, एंड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ सेटलमेंट देयरऑफ, कि उसने क्या कुछ किया और फिर भी नहीं हुआ, उसको सारा बताना पड़ेगा, रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, सारे स्टेप्स बताने पड़ेंगे। The board will also have to enlist the reasons on account of which, in its opinion, a settlement could not be arrived। क्यों नहीं हुई ये कारण भी बताना पड़ेगा, और उसकी रिकमेंडेशंस क्यों फेल हुई ये भी बताना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6 में दिया गया है, अगेन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया जा सकता है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। देखिए स्टेट का ऑफिशियल गजेट अलग होता है, सेंटर का ऑफिशियल गजेट अलग होता है। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू एनी मैटर अपीयर टू बी कनेक्टेड विद और रेलेवेंट टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जब भी रेफरेंस होती है इस मामले की तो कोई भी रेलेवेंट मैटर है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, वहां पे
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ या तो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो या फिर इतने कितने भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगता है। जहां पे दो से ज्यादा मेंबर हो जाते हैं उनमें से एक व्यक्ति को चेयरमैन अपॉइंट कर देंगे। साफ सी बात है ना। अब डिफरेंस आप देख रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस आ गया और कुछ नहीं। इट इज ड्यूटी, अब ड्यूटी पढ़ो ध्यान से, टू इंक्वायर इनटू मैटर्स रेफर टू इट एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये अभी तक तो सेम है। ऑर्डिनरली विद इन 6 मंथ, 6 महीने का टाइम दिया जाता है इसको। 6 महीने के अंदर अंदर इसे अपने रिकमेंडेशंस देनी होती है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी। जिस दिन इंक्वायरी शुरू हुई उस दिन से 6 महीने। ये मैंडेटरी नहीं है, अगले ही पॉइंट में लिखा है, ये मैंडेटरी नहीं है। द पीरियड within which the report is to be submitted is not mandatory and the report may be submitted even beyond the period of 6 months without affecting the legality of the inquiry। अगर आपने 6 महीने के 6 महीने एक दिन ले लिया, 6 महीने एक हफ्ता ले लिया, तब भी वो इंक्वायरी जो है वो इलीगल नहीं हो जाएगी। वो ऐसे नहीं हो जाएगी कि वो बेसिर पैर की होगी, नहीं। 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये काम कर लेना चाहिए। करोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पाते तो बात और है ना। कई बार डिस्प्यूट उसके इन्वेस्टिगेशन में बहुत समय लग जाता है, इस वजह से ये टाइम लिमिट जो है इट इज सजेस्टिव नॉट मैंडेटरी। चलिए आगे चलते हैं। लेबर कोड्स में सिमिलर प्रावधान है, सिमिलर चीजें। वो सेक्शन 6 में था, ये सेक्शन 7 के अंदर है। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इट इज एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट एक या एक से ज्यादा लेबर कोड्स जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को वो एडजुडिकेट करेंगे। अब कहा, किन मैटर्स को? सेकेंड शेड्यूल के जितने मैटर्स हैं इसके ऊपर सवाल आ जाता है। ये आपने याद रखना है कि लेबर कोर्ट्स जो हैं वो सेकेंड शेड्यूल के मुद्दों के ऊपर जो है एडजुडिकेट करते हैं। एंड थर्ड शेड्यूल वाले आगे आएंगे, सेकेंड और थर्ड वाले भी आगे आएंगे, सब आएंगे। फॉर परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे बी असाइन टू देम अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत कोई भी फंक्शंस जो असाइन होते हैं, देखिए इस एक्ट के तहत कोई भी फंक्शंस कौन असाइन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट असाइन करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहने का भावार्थ ये होता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो अपने एक्ट्स के थ्रू असाइन कर सकती है। तो इस वजह से इनके पावर्स और इनके फंक्शन स्टेट वाइज वेरी भी करते हैं। नाउ एक लेबर कोर्ट जो है इट शैल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय appropriate government। A person shall not be qualified for the appointment unless। अब क्वालिफिकेशंस क्या है? पहली चीज तो वो या तो वो प्रेजेंटली एक हाई कोर्ट का जज हो या फिर ही हैज बीन, वो पहले रह चुका हो हाई कोर्ट का जज। अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज है या एडीजे है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में कुछ खास फर्क नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट जज ये बेसिकली अनइक्वल इक्वल अमंग अनइक्वल्स होता है, ये इस तरीके से आप कह सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ खास फर्क नहीं होता ना। सिर्फ इतना होता है कि इनके पास, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास थोड़ा कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ज्यादा होती है ना। अगर वो 3 साल या उससे ज्यादा के लिए डिस्ट्रिक्ट जज रहा है या एडीजे रहा है, मैं बहुत जगह पे जैसे एडीजे वगैरह के एग्जाम्स में भी आई प्रोवाइड जीके या जीएस के लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं, तो मुझे पता है। तो वहां पे अगर वो 3 साल के लिए रहे तो वो लेबर कोर्ट में सीधे अपॉइंट हो सकते हैं। और ही हैज हेल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 7 years। अगर किसी ट्राइब्यूनल में किसी भी पर्पस में अगर उन्होंने जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया है तो वो 7 साल के लिए किया होना चाहिए। यहाँ पे जुडिशियल ऑफिस बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है जी। He has been appointed as a presiding officer of a labor court। किसी और लेबर कोर्ट का प्रेसाइडिंग ऑफिसर अगर नियुक्त किया गया है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट फॉर नॉट लेस देन 5 years, तो भी वो लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर फिर से नियुक्त किया जा सकता है। चलिए बेसिकली ट्रांसफर अगर होती है वो 5 साल का हो गया है। बेसिकली अगर आप किसी और स्टेट में नियुक्त हैं तो आपको किसी और स्टेट का अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो अगर आप वहां उस स्टेट में 5 साल लेबर कह लीजिए लेबर कोर्ट के आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, लेबर कमिश्नर भी बोल देते हैं उनको, तो अगर आप रह चुके हैं तो आप फिर आपको नियुक्ति मिल सकती है। चलिए आगे चलते हैं। When an industrial dispute has been referred to a labor court for adjudication, it is the duty of the labor court क्या करे कि फटाफट से प्रोसीडिंग्स करे, एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली मतलब फटाफट से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। Submit its award to appropriate government soon after the conclusion of the proceedings। वही चीज जो मैंने पहले भी बोली थी, there is no time period। इनको कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि जितनी जल्दी हो सके, जब भी हो, विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ अ सिविल कोड। वो सीपीसी की प्रावधान, वो सिविल प्रोसीजर कोड वाले प्रावधान में नहीं घुसना है, आपको जरूरत नहीं है। लेबर कोर्ट हैज नो पावर टू परमिट सुओ मोटो the management to avail the opportunity of adducing fresh evidence in support of charges। ये बहुत जरूरी चीज है।
कि अगर लेबर कोर्ट ये सोचे कि मैं अपने आप से, सुओ मोटो होता है खुद से, मैनेजमेंट को ये बोल दूं कि भैया अभी जो आपने एविडेंस दिया है इससे आपके केस में जान नहीं आ रही, जान जान प्राण डालना, तो आप एक काम करो, फ्रेश एविडेंस ले आओ, दोबारा से आप कुछ एविडेंस ले आओ। ये काम नहीं कर सकता है लेबर कोर्ट के अंदर, ये इतनी क्षमता नहीं है। जो एविडेंस आ गया उसी एविडेंस की बिना पर उसको एक्ट करना होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की, फिर हम बात करेंगे नेशनल ट्राइब्यूनल्स की। चलिए फटाफट से। नाउ the appropriate government may by notification in the official gazette, ये बार बार यही चीज आएगी, एक या एक से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल सेटअप किए जा सकते हैं। किन मामलों के लिए? एनी मैटर्स रिलेटिंग टू सेकंड और थर्ड शेड्यूल। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा है कि सेकंड शेड्यूल वाले जो मामले हैं वो यहाँ लेबर कोर्ट्स के लिए हैं, और सेकंड और थर्ड शेड्यूल के कोई भी मामले हैं तो वो उसके लिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का गठन किया जा सकता है। दूसरी चीज, उसमें या तो एक व्यक्ति ही होना चाहिए, ओनली वन पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दूसरी बात, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड अनलेस वो हाई कोर्ट का जज रह चुका है या फिर 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे रह चुका है। यहाँ पे वो 5 साल वाला और 7 साल वाला प्रावधान नहीं है जो यहाँ पे आपने देखा कि 7 साल तक आप जुडिशियल ऑफिसर रह चुके हो या 5 साल तक आप लेबर कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी और स्टेट में रह चुके हो, वो प्रावधान यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो वो 2 पर्सन को असेसर अपॉइंट कर सकती है। वो असेसर क्या होते हैं? वो बेसिकली एडवाइस प्रोवाइड करते हैं ट्राइब्यूनल में इन दी प्रोसीडिंग में थोड़ा एडवाइस देते हैं, असेसर बोलते हैं उनको। वो बताते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट भी करके आते हैं, बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, देखते हैं, सारा फैक्ट्स और फिगर्स प्रोवाइड करते हैं और अपनी सलाह देते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, देखते हैं आगे क्या है। फर्दर, पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मस्ट नॉट हैव अटेन्ड 65 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए बेसिकली। और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल गेट्स इट्स ज्यूरिसडिक्शन आती है रेफरेंस बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 10 के तहत अगर कोई भी मामला रेफर किया जाए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन वहां से चलनी शुरू होती है। ठीक है जी। गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट अ पर्सन टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन, ये हमने देख ही लिया। ट्राइब्यूनल में बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी लिमिटेड पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर केस और फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। तो चाहे वो एक एरिया के लिए हो, चाहे एक केस के लिए हो, चाहे एक लिमिटेड समय के लिए हो, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का गठन किया जाता है। अगर लिमिटेड पीरियड के लिए आपने बनाया इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को, इट सीजेस टू फंक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, लेकिन वो फंक्शन करना बंद कर जाएगा। लेकिन इवन इफ अगर उसने अपना अवार्ड सबमिट कर दिया, रिपोर्ट भी सबमिट कर दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, इट डज नॉट एक्सटिंग्विश द अथॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल नॉर डज इट रेंडर द ट्राइब्यूनल फंक्टस ऑफिशियो। तो फंक्टस ऑफिशियो मतलब उसका ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं खत्म करता है, उसकी अथॉरिटी को एक्सटिंग्विश नहीं करता है अगर जस्ट बिकॉज उसने अवार्ड दे दिया जिस टाइम लिमिट के लिए या जिस काम के लिए उसको गठन किया गया था, उसके बाद भी उसको और भी मैटर जो है रेफर किया जा सकता है, चाहे वो मैटर उस अवार्ड से पहले के लिए हो चाहे और कोई भी मैटर हो। एनी मैटर कैन बी रेफर टू इट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है उस मैटर को रेफर कर सकती है, इसकी अथॉरिटी एज सच ऐसे एक्सटिंग्विश नहीं हो जाती। नाउ द ड्यूटीज वही एक्सपेडिशियसली किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को जो रेफर किया है उसको आपने फटाफट से चुटकी बजा के एक्सपेडिशियसली रिजॉल्व करना है एंड होल्ड इट्स प्रोसीडिंग्स, सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नाउ क्योंकि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया सॉरी, राइट। अब नेशनल ट्राइब्यूनल्स क्या है? नेशनल ट्राइब्यूनल्स या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में कुछ खास फर्क नहीं है, दे आर इक्वलेंट टू इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। सिर्फ एक फर्क है, उन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं जहां पे क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आ जाता है या फिर ऐसा नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है सिचुएटेड इन मोर देन वन स्टेट एंड दे आर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड और अफेक्टेड बाय सच डिस्प्यूट्स। जहां पे एक से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे भी, या फिर वो ऐसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस निकल कर आ रही है, तो वहां पे भी 1 पर्सन ओनली, या जहां पे जरूरत पड़ेगी तो एक से ज्यादा 2 पर्सन को असेसर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। कौन बन सकता है? यहाँ पे एक और चीज कम होगी, देखिए नेशनल है तो सिर्फ और सिर्फ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, नेशनल ट्राइब्यूनल में जज ऑफ हाई कोर्ट है,
यहाँ अगर आप इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, जनरल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की बात करें तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है। और फिर अगर आप लेबर कोर्ट की बात करें तो एक जुडिशियल ऑफिसर 7 साल तक अगर रहा है कोई, वो भी हो सकता है। जो 5 साल तक किसी और शहर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा है लेबर कोर्ट का, वो भी रह सकता है। ठीक है जी, ये सारे डिफरेंसेस एंड दीज आर द डिफरेंसेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन वी नीड टू वर्क अपॉन। ध्यान से इन सारी देखो, इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को आप कंपेयर करके चलते रहेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट एस्पेक्ट को भी देख लेते हैं ध्यान से। व्हेन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड टू अ लेबर कोर्ट, किसी भी लेबर कोर्ट को अगर रेफर किया है, इट इज द ड्यूटी क्या है, proceedings फटाफट से करे expeditiously, submit its reward to the appropriate government soon after the conclusion of proceedings. No time period has been laid down for the completion of proceedings, but it is expected that ये जो कोर्ट्स हैं ये फटाफट से, without going into technicalities of the labor court, वो फटाफट से सिविल कोर्ट फटाफट से expeditiously अपना काम करेंगे। लेबर कोर्ट हैज नो पावर टू परमिट suo motu मैनेजमेंट टू द मैनेजमेंट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ एड्यूसिंग। ये सारी की सारी चीजें कॉमन है, सारी चीजें कॉमन है फॉर एवरीबडी। ठीक है जी, नाउ दिस एंड्स विद दिस वी एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इसके बाद जो बेसिकली एस्पेक्ट है, दैट एस्पेक्ट टॉक्स अबाउट रेफरेंस पार्ट, कि कौन कैसे रेफरेंस करेगा। वैसे तो वो इसी एक्ट का पार्ट है, बट उसको अलग से ध्यान से करना है क्योंकि वहां पे आर्बिट्रेशन का पार्ट आ जाता है। बेसिकली दिस इज, आज जो हमने कवर किया, दिस इज मोर कंसिलिएशन, कंसिलिएशन देखा, और हमने देखा एडजुडिकेशन। वो जो एस्पेक्ट है वो रेफरेंस का एस्पेक्ट है, उसके अंदर निकल कर आती है एक अलग से चीज जिसको कहा जाता है आर्बिट्रेशन। वो अलग से देखेंगे, और आगे probably in the next lecture we might be talking about इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट एज वेल, उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग आपको अलग, बिकॉज ये लेक्चर एंड हो रहा है तो मैं आपसे दो शब्द शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आपको, आपने नोटिस किया होगा मार्केट के अंदर, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग तरीके से चल रहे हैं, हम अलग तरीके से चल रहे हैं, बट आप मान के चलिए आपका जो तरीका है वो सही रहने वाला है। और कारण क्या है कि देखिए ऐसे है कि इन लॉज में से आपने लॉ नहीं निकाला, कॉन्सेप्ट निकाल, उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाना। ऊपर ऊपर से सारे एक्ट्स के बारे में एबीसीडी पता हो, वो बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, हम मिनिमम वेजेस एक्ट पर हमारा जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है, ये सारी जो एक्ट्स हैं ये कोड ऑन वेजेस एक्ट के तहत कवर होने वाले हैं। रीजन बीइंग के अब उस जो बाकी के सारे एक्ट्स थे उनका पर्पस खत्म हो गया, और बाकी सारे जो एक्ट्स हैं जो कोड में कन्वर्ट होने हैं, उनको कंसोलिडेशन होना है, वो अभी कंसोलिडेट नहीं हुए। तो इनमें सवाल आएगा तो इन्हीं में से आएगा, पर उस पे जो सवाल आएगा वो कोड ऑन वेजेस के ऊपर सवाल आएगा, तो इस वजह से उन्हें उसी तरीके से कवर करेंगे। तो आज इस लेक्चर में अभी इतना ही, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नए लेक्चर के साथ, नए एस्पेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी सनदत्त भारद्वाज साइनिंग ऑफ फ्रॉम अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे अहेड। सब लोग ध्यान से तैयारी करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथ हैंड हाइजीन का खास तौर पे ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम Wikipedia powered by Abhimanyu IAS. Bye bye.